फ्रेंड इंडियार प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 इन्वायरमेंट सेक्शन को कवर कर रहे हैं और इन्वायरमेंट से किस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं उन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि तात्क्षणिक बाढ़ फ्लड घटित होती है जब वायुमंडल तत्क्षणिक यानी तात्क्षणिक जो बाढ़ है फ्लड होता है वो घटित होती है जब वायुमंडल संवहनिक दृष्टि से अस्थिर होता है तथा उसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल शेयर होता है या स्थिर होता है, या संवहनिक दृष्टि अस्थिर होता है या वायु प्रतिबल नहीं होता है, या वायु अपचयी होता है। तो इसमें यदि देखें तो तात्क्षणिक जो है ये संवहनिक दृष्टि से अस्थिर होता है तथा उसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल यानी शेयर होता है। तो तात्क्षणिक बाढ़ फ्लड तब घटित होता है जब वायुमंडल संवहनिक दृष्टि से अस्थिर होता है तथा उसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल शेयर होता है। बाढ़ यानी फ्लड, बाढ़ का सामान्य अर्थ विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना है। विश्व के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 35% क्षेत्र पर बाढ़ का विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागमन मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है? प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, शहरी औद्योगिक समृद्धि उन्मुख उपागम, ग्रामीण कृषि समृद्धि उन्मुख उपागम, या वाटरशेड विकास उपागम। तो यहाँ पे देखिए मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या वो होती है जब मानव पर्यावरण में उपस्थित संसाधनों का दोहन करता है जिसके फलस्वरूप समस्या का जन्म होता है। इस समस्या को रोकने के लिए मानव द्वारा अनेक योजनाएं एवं युक्ति का निर्माण किया जा रहा है, जैसे वाटरशेड विकास उपक्रम। इस योजना के तहत पानी का युक्तिपूर्ण उपयोग हो पाता है। ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? जो ताज़ा जलाशय होते हैं उनमें जो जैविक प्रदूषण होता है उसका प्राथमिक स्रोत इनमें से क्या है? नगरीय क्षेत्र से प्रवाह, कृषि फर्मों से प्रवाह, मल जल का बहिस्राव, या औद्योगिक जल का बहिस्राव। तो ये है मल जल का बहिस्राव। देखिए ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत मल जल का बहिस्राव है। घरेलू तथा सार्वजनिक मल जल में मुख्यतः भोजन और शेष घर में प्रयुक्त जल तथा शौचालय में प्रयुक्त जल होता है। इसके प्रदूषक तत्व में अनेक प्रकार के जीवाणु, खमीर, फफूंद तथा हेलमोन्त विषाणुओं के अंडे मिलते हैं। अकार्बनिक अशुद्धियों जैसे चिकनी मिट्टी, खनिज लवण व रेत होती है। एक भारतीय परिवार एक सप्ताह में औसतन 50 किलोग्राम कूड़ा फेंकता है। ये प्रदूषक जो कार्बन युक्त पदार्थ से युक्त होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु इनका CO2 तथा पानी में ऑक्सीकरण कर देते हैं। परिणाम स्वरूप पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक का के स्रोत हो सकते हैं। देखिए ग्रामीण जो घर होते हैं उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का के स्रोत हो सकते हैं। धूम्र विकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा का, लकड़ी चूल्हा का, मिट्टी तेल वाले हीटर का। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें देखिए पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड तीक्ष्ण क्षणजन ऑक्साइड ईंधन जैसे डीजल या कोयले के दहन से प्रदूषित धुएं का मुख्य अवयव है। यह नाम नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 तथा अन्य कई गैसों को सम्मिलित रूप से दिया जाता है जो प्रदूषक हैं और अम्लीय वर्षा को जन्म देते हैं। यह पेट्रोल, डीजल, कोयले के जलाने से उत्पन्न होती है और बिजली कड़कने के समय आसमान में भी बनती है। यह गैस बच्चों को सर्दियों में सांस की बीमारियों के प्रति संवेदनशील बनाती है। नॉक्स का सबसे बड़ा स्रोत डीजल का जलना है जो वाहनों के इंजन में वायु की अधिकता में जलता है। अधिक तापमान पर हुए दहन जो कि एक डीजल इंजन में होता है वायु में मौजूद तीक्ष्ण सांस वायु से प्रतिक्रिया कर इसका निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? इनमें से कौन सी घटना जो है एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? बिजली कौंधना, रासायनिक संदूषण, भूस्खलन, दावाग्नि। तो यहाँ पे हमें देखना है कि बिजली कौंधना, भूस्खलन, दावाग्नि, यानी बिजली कौंधना, भूस्खलन, दावाग्नि ये सभी प्राकृतिक खतरा है, जबकि रासायनिक संदूषण प्राकृतिक खतरा नहीं है। जंगलों में लगने वाली को दावाग्नि कहा जाता है, या आम जंगलों में तापवृद्धि के फलस्वरूप जैविक संक्रियाओं के कारण लग जाती है जो कि प्राकृतिक खतरा है। इस प्रकार बिजली का कौंधना या भूस्खलन भी प्राकृतिक खतरा है। रासायनिक संदूषण एक प्रकार का मानव जनित खतरा है जो जल, वायु, मृदा, वन आदि के अनियंत्रित और अवैज्ञानिक दोहन का परिणाम है। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत इनमें से क्या है? तो असंसाधित मलजल है। देखिए भारत में बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण असंसाधित मलजल है जो अस्पताल, शहर के नालों आदि से सीधे नदी में गिराए जाते हैं। घरेलू तथा सार्वजनिक मलजल में मुख्यतः भोजन और शेष घर में प्रयुक्त जल तथा शौचालय में प्रयुक्त जल होता है। इसके प्रदूषण तत्व में अनेक प्रकार के जीवाणु, खमीर, फफूंद, विषाणु के अंडे मिलते हैं। जो एक भारतीय परिवार एक सप्ताह में लगभग 50 किलोग्राम कूड़ा फेंकता है।
ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किस में उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, बांध और जल धारण संरचनाओं में, ईंट उद्योग में। तो यहाँ पे देखिए फ्लाई ऐश को हिंदी में उड़न राख कहा जाता है। यह बहुत सी चीज़ों को जलाने से निर्मित पदार्थ है जो महीन कणों से निर्मित होती है। कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न उड़न राख को प्राय चिमनियों से ग्रहण कर लिया जाता है। सभी उड़न राखों में सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड CaO अच्छी मात्रा में होता है। इसका उपयोग ईंट, सीमेंट में, बांध और जलधारण संरचनाओं में, बंजर भूमि के विकास में एवं सूक्ष्म पोषक के रूप में किया जाता है। अभिकथन देखें तो अंततः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। दूसरा, अंततः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। तो दोनों में से देखें तो WHO के अनुसार लगभग 3 बिलियन लोग खाना पकाने और अपने घरों को गर्म रखने के लिए पारंपरिक स्टोव, जल चूल्हे में ठोस ईंधन, लकड़ी का कोयला, गोबर, फसल अवशिष्ट का उपयोग करते हैं। इनमें घरेलू वायु प्रदूषक जैसे सूक्ष्म कणों और कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है, जिसे अंतः वायु प्रदूषण इंडोर एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। अंतः पर्यावरण इंडोर इन्वायरमेंट अर्थात घरों, इमारतों में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है, अतः यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो ये है अशोधित वाहित मल, अनट्रीटेड सीवेज। नदियों का प्रदूषण मुख्यतः 2 स्रोत से होता है। एक तो पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, बिंदु स्रोत प्रदूषण से तात्पर्य ऐसे प्रदूषण स्रोत से है जो निश्चित होता है, जैसे नगरीय क्षेत्र के अशोधित वाहित मल, अनट्रीटेड सीवेज एवं फैक्ट्रियों के बहिस्राव स्थल आदि। ज्ञातव्य है कि भारत की नदियों के प्रदूषण का मुख्य स्रोत अशोधित वाहित मल है। दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। ये ऐसे प्रदूषण स्रोत हैं जो निश्चित नहीं होते, जैसे वर्षा जल का बहाव, कृषि क्षेत्र का बहाव, खुले में शौच, पशुओं के शव आदि। अम्ल वर्षा तथा अम्ल जमाव संबंधी समस्याओं में कमी लाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? अम्लीय झीलों में चूना डालना, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना, अम्लरोधी फसलें उगाने को बढ़ावा देना, धूम्र चिमनी की ऊंचाई बढ़ाना। अम्ल वर्षा तथा अम्ल जमाव संबंधी समस्याओं में कमी लाने के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना सर्वाधिक उपयुक्त है। मानवजनित स्रोतों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। जब ये वर्षा के जल के साथ नीचे गिरता हुआ धरातलीय सतह पर पहुंचता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रयोजन से भविष्य के लिए परिरक्षित किए जाने की जरूरत है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए, पक्षियों के लिए आवास प्रदान करने के लिए, वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन के लिए, नई प्रजातियों को उत्पन्न करने के लिए, सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। तो देखिए, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः नई प्रजाति उत्पन्न करने के लिए, सामग्री उपलब्ध कराने के प्रयोजन से भविष्य के लिए परिरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। या मूल प्राकृतिक वनस्पति ही नई प्रजातियों के लिए आधार का कार्य करती है। उष्णकटिबंधीय पश्चिम घाट भारत के किस भाग में पाया जाता है? तो पश्चिम घाट का हिस्सा जो है, ये पश्चिम घाट का हिस्सा देखें तो गुजरात के दक्षिणी भाग से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल में विस्तृत है। अतः उष्णकटिबंधीय पश्चिम घाट का हिस्सा केरल में स्थित है। नीचे दिए गए 2 समूहों में समूह 1 में जल के नमूने में H2S स्तर विनिर्दिष्ट है, जबकि समूह 2 में प्रेक्षण दिए गए। दोनों समूहों को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। H2S लेवल इन वाटर सैंपल, जल के नमूने में H2S का स्तर। कोई H2S उत्पादित नहीं होता। दूसरा, उत्पादित H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा अल्प होती है। तीसरा, उत्पादित होता है और उसकी मात्रा मध्यम होती है। चौथा, उत्पादित होता है और उसकी मात्रा उच्च होती है। तो यहाँ पे देखिए, जल के नमूने में H2S का स्तर, कोई H2S उत्पादित नहीं होता। दूसरा, कोई रंग नहीं शुद्ध जल, मतलब प्रेक्षण में, ऑब्जर्वेशन में ये होता है। H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा अल्प होती है ना। तो ये होगा, अगर H2S उत्पादित हो और उसकी मात्रा अल्प हो तो ये हल्का काला अल्प जल प्रदूषण है। H2S उत्पादित हो और उसकी मात्रा मध्यम होती है, काला मध्यम जल प्रदूषण है। और H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा उच्च होती है, गहरा काला उच्च जल प्रदूषण है। नीचे 2 समूह दिए गए हैं। पहले में अगर देखें तो पॉल्यूशन के टाइप दिए हैं, दूसरा सोर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रदूषण में एयर पॉल्यूशन है, तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन का दिया है कि ये जो है स्रोत क्या है, एयर पॉल्यूशन कहाँ से जो है फैलता है। वो बिंदु और गैर बिंदु स्रोत जैसे उद्योग इत्यादि से, या लैंड से जो है
है ना, लैंड में उद्योग, थर्मल विद्युत संयंत्र और मोटर वाहनों के उत्सर्जन से, या वाटर से यानी सड़क, वायुयान, औद्योगिक और उच्च क्षमता वाले सोनार से, ध्वनि यानी रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से। तो यहाँ पे देखिए हम प्रदूषण के प्रकार और स्रोत में वायु, जो वायु होता है ये उद्योग, थर्मल विद्युत संयंत्र और मोटर वाहनों के उत्सर्जन से, यानी वायु जो फैलता है ये उद्योग, थर्मल विद्युत संयंत्र और मोटर वाहनों के उत्सर्जन से। भूमि, ये रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से भूमि का क्षरण होता है। जल, ये बिंदु और गैर बिंदु स्रोत जैसे उद्योग इत्यादि से उत्सर्जन के लिए। ध्वनि, ये सड़क, वायुयान, औद्योगिक और उच्च क्षमता वाले सोनार से। अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक निम्नलिखित में से किस कालावधि में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक 1981 से 90 की कालावधि को माना गया। सर्वाधिक हानिकारक पर्यावरणीय प्रदूषक इनमें से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, गैर जैव अपक्षयकारिकीय रसायन। गैर जैव अपक्षयचरणीय रसायन सर्वाधिक हानिकारक पर्यावरणीय प्रदूषक है तथा यह जैव अपघटनीय नहीं होता, अतः वे पदार्थ सर्वाधिक हानिकारक पर्यावरणीय प्रदूषक है जिनका वियोजन जीवों द्वारा नहीं हो पाता है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अब नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू होता है। तो जैसे पहला है कि द फेंटेस्ट डिटेक्टेबल नॉइस बाई ए हेल्दी ह्यूमन एयर इज ऑफ, एक स्वस्थ मानव के कान को क्षीणतम स्तर पर चल पाने वाली आवाज़ कितने डेसिबल की होती है? तो क्षीणतम स्तर तो 0 डेसिबल हो जाएगा। एक स्वस्थ मानव के कान को जो क्षीणतम स्तर पर चल पाने वाली आवाज़ है वो 0 डेसिबल या 1000 हर्ट्ज की होती है, तब विकल्प जो है ए सही है। नीचे दो कथन दिए गए, पहला है कथन और दूसरा है कारण। पहला है कि प्रदत्त ध्वनि प्रबलता के लिए श्रव्यता परास में भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर श्रव्यता डेसिबल स्तर अलग अलग हो सकता है। दूसरा है कि मानव कर्ण का विभेदक आवृत्ति प्रत्युत्तर होता है। नीचे दिए गए में से हमें विकल्प सही से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे प्रदत्त ध्वनि प्रबलता के लिए श्रव्यता परास में भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर श्रव्यता स्वर अलग अलग होते हैं क्योंकि मानव कर्ण का विभेदक आवृत्ति प्रत्युत्तर होता है, जिसे निम्नलिखित कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक तरफ ध्वनि प्रबलता है, दूसरी तरफ है औसत डेसिबल आवृत्ति। तो जैसे यहाँ पे दिया है पत्तियों की सरसराहट, मधुर संगीत, बुदबुदाहट। दूसरा पुस्तकालय का शोर। तीसरा सामान्य बातचीत। चौथा भारी ट्रैफिक, जेट इंजन की आवाज़, चिल्लाकर बातचीत। अब यहाँ पे देखिए जैसे पत्तियों की सरसराहट, मधुर संगीत ये 20 डेसिबल, पुस्तकालय का शोर 40 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, भारी ट्रैफिक 80 से 90 डेसिबल, जेट इंजन की आवाज़ 120 से 130 डेसिबल, चिल्लाकर बात करना 90 से 95। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो पत्तियों की सरसराहट होती है, मधुर संगीत होता है, बुदबुदाहट होता है, ये तो 20 डेसिबल तक है। पुस्तकालय का जो शोर है वो 40 डेसिबल है, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल है और भारी ट्रैफिक 80 से 90 है और जेट इंजन की आवाज़ 120 से 130 है, चिल्लाकर बातचीत करना 90 से 95 है। शहरी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित संसूचकों को उनके मान के घटते क्रम में लगाना है। L10, L19, LEQ। तो क्रमशः अगर देखें तो शहरी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित सूचकांकों को उनके घटते क्रम में यहाँ पे दिखाया है। L10 यानी 110%, 50 to 70%, फिर L जो है 90%, इस तरीके से दिया है LS। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार भारत में वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रात्रिकालिक ध्वनि मानक कितना है? तो रात्रिकालिक ध्वनि मानक कितना है? 55 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए रात्रिकालीन और दिन के समय ध्वनि मानक शांति क्षेत्र में 40 डेसिबल है और दिन का समय जो है 50 डेसिबल। तो आवासीय क्षेत्र 45, 55 ही हो गया, वाणिज्यिक 55 से 65 और जो औद्योगिक क्षेत्र 70 से 75। किस आवृत्ति पर मानव श्रवण अवसीमा का ध्वनि प्रदूषण स्तर डेसिबल पर संबंध निर्देश किया जाता है? तो ये है 1 किलोहर्ट्ज पे। 1 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर मानव श्रवण अवसीमा का ध्वनि प्रदूषण डीबी पर संबंध निर्देश किया जाता है। दो स्वतंत्र स्रोतों से सृजित 81 डेसिबल और 90 डेसिबल के ध्वनि स्तरों का परिणाम क्या होगा इनमें से? तो एनटीए ने इस प्रश्न का इसको जो है मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया था। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार रात में शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं, रात में शैक्षणिक संस्थानों के लिए कितना निर्धारित किया गया मानक? तो ये 40 डेसिबल किया गया है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार रात्रि में शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित ध्वनि मानक 40 डेसिबल है। कितना है? 40 डेसिबल। क्षेत्र जोन की बात करें तो यहाँ पे देखिए औद्योगिक क्षेत्र 75 और दिन में और रात में 70, वाणिज्यिक क्षेत्र में ध्वनि जो है 65 और यहाँ पे हो गया 55, आवासीय क्षेत्र में 55 से 45, शांत जोन विद्यालय, अस्पताल, कोर्ट आदि में 50 से 40। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण में अर्धलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं? हियरिंग इम्पायरमेंट,
इंसोम्निया अनिद्रा, राइज इन ब्लड प्रेशर रक्तचाप में वृद्धि, रेस्पिरेटरी डिजीज श्वसन संबंधी रोग, रिड्यूज वर्क एफिशिएंसी कार्य क्षमता कम हो जाना। तो यहाँ पे हम देखें तो अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण मनुष्य द्वारा जनित प्रदूषण का एक रूप या विभिन्न अक्षमताओं का कारण बन मनुष्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, जैसे श्रवण दोष, अनिद्रा, रक्तचाप में वृद्धि, कार्य क्षमता का कम हो जाना। यदि किसी दी गई ध्वनि की तीव्रता में 2 गुना की वृद्धि होती है तो डेसिबल में ध्वनि के स्तर में कितनी वृद्धि होगी? तो ये होगी 3 डेसिबल। किसी शहर में 8 घंटों के दौरान उसके शोर स्तरों को समकक्ष ध्वनि दाब स्तर के माध्यम से 80 डेसिबल बताया गया है। तो ये एक इसको संदर्भित करता है, माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के प्रवर्धक को, माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के माइक्रोफोन को, दिन की अवधि की माप को, या माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के भार को। तो देखिए संकेताक्षर में दिया है डेसिबल में, डेसिबल का सूचक जो ध्वनि की सापेक्षिक तीव्रता की इकाई है, जबकि ये ध्वनि की तीव्रता की माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के भार को निरूपित करता है। ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ के साथ डेसिबल में मापा जाता है। तो ये कितने डेसिबल में किस तरीके से ये मापा जाता है? तो यहाँ पे हम देखें तो ये पिकोवाट प्रति मीटर में। ध्वनि प्रदूषण को 1 पिकोवाट प्रति मीटर 2 आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ के साथ डेसिबल में मापा जाता है। भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में निर्धारित शोर का मान कितना है? तो निर्धारित शोर जो है वो 55 डेसिबल। औद्योगिक में देखें तो 75 से 70, व्यापारिक में 65 से 55, आवासीय में 55 से 45, शांत जोन में 50 से 40। भारत के बड़े शहरों में सघन यातायात क्षेत्रों में औसत ध्वनि स्तर आमतौर पर निम्नलिखित में से किस ध्वनि स्तरों की रेंज के तहत आता है? तो यह है 70 से 95 डेसिबल। भारत के बड़े शहरों में सघन यातायात क्षेत्रों में औसत ध्वनि स्तर आमतौर पर 70 से 95 डेसिबल ध्वनि स्तरों की रेंज में रहता है। ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करना है। ध्वनि स्रोत से जैसे ही हम दूर जाते हैं वैसे ही ध्वनि का स्तर गिर जाता है। उच्च पृष्ठ द्रव्यमान घनत्व वाली सामग्रियां उचित ध्वनि अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं। 2 माइक्रोन पास्कल का ध्वनि दाब 0 डेसिबल की ध्वनि के समतुल्य है। तो इसमें देखिए ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में कहा है कि ध्वनि स्रोत जो होता है, जैसे ही हम जो है स्रोत से हम दूर जाते हैं वैसे ही ध्वनि का स्तर क्या होता है? गिर जाता है। दूसरा, उच्च पृष्ठ द्रव्यमान घनत्व वाली सामग्रियां उचित ध्वनि अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं। और इस तरीके से आप देखें यहाँ पे तो ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में कथन ये सही है, क्योंकि ध्वनि स्रोत से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे ध्वनि का स्तर गिरता जाता है। उच्च पृष्ठ द्रव्यमान वाली सामग्रियां उचित ध्वनि अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं, सही है। एग्जाम्पल के लिए कंक्रीट या ईंट पत्थर की बनी दीवारों के पार जाने वाली ध्वनि अपेक्षाकृत लकड़ी से बनी दीवार के पार जाने वाली ध्वनि से कम होती है। कथन सी सही नहीं है ना। ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? रोग प्रतिरोधी तंत्र कमजोर हो जाते हैं, अनिद्राता, वाक्रुद्धता, रक्तचाप में वृद्धि, श्रवण सीमा में बदलाव, श्वसन संबंधी समस्याएं। तो जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण के परिणाम के स्वरूप क्या होता है? देखिए, जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण के परिणाम के स्वरूप अनिद्रा, वाक्रुद्धता, रक्तचाप में वृद्धि, श्रवण सीमा में बदलाव, चिड़चिड़ापन, उत्तेजना इत्यादि बीमारियां हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मेटाबॉलिक क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण एड्रिनल हार्मोन्स का स्राव भी बढ़ जाता है, जिससे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होने लगता है, जिससे जनन क्षमता भी कम हो जाती है। नीचे लिखी इकाइयों से आवाज की उच्चता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? तो ये है डेसिबल। आवाज की उच्चता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल होती है। डेसिबल मान एक निश्चित संदर्भ बिंदु के लिए तरंग की तीव्रता का लॉगरिथमिक अनुपात है। ध्वनि की तीव्रता के आधार पर ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित स्तर होते हैं। जैसे ध्वनि के स्तर में देखिए, सामान्य फुसफुसाहट 20 डेसिबल का है, सामान्य यातायात का ध्वनि स्तर 50 डेसिबल, सामान्य बातचीत का 60 डेसिबल, अस्पताल का ध्वनि स्तर 60-70 डेसिबल, रात में बैंड बजने का ध्वनि स्तर 85 है, मोटर कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल का ध्वनि स्तर 90 है, व्यावसायिक वायुयान का ध्वनि स्तर 120 से 140 है, रॉकेट इंजन का ध्वनि स्तर 180 से 85। ध्वनि की तीव्रता 90 डेसिबल से अधिक होने पर लोगों की सुनने की क्षमता भी प्रभावित होने लगती है। मनुष्य का कान नीचे लिखे रेंज में किसमें सबसे अधिक संवेदनशील है? तो ये है 2 से 5 किलोहर्ट्ज में सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। अधोलिखित आवृत्ति दायरे में मानव कान अत्यधिक संवेदनशील होता है, तो कौन से दायरे में होता है? 13 से 16 किलोहर्ट्ज में।
13 से 16 किलो हर्ट्ज आवृत्ति दायरे में मानव कान अत्यधिक संवेदनशील होता है। कोई आवृत्ति घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को किसी साइनाकार तरंग के कला परिवर्तन की दर के रूप में भी समझ सकते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज साइकिल्स प्रति सेकंड होती है। एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल टाइम पीरियड कहते हैं। ध्वनि घातक शोर प्रदूषण बन जाता है लगभग, वो कैसे बन जाता है, 80 डेसिबल पर। तो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि शोर या प्रदूषक कही जाती है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। आतिशबाजी 140 डेसिबल, जेट इंजन 130, सायरन 120, हेलीकॉप्टर 100 डेसिबल, हेयर ड्रायर 90 डेसिबल, ट्रक 80 डेसिबल, कार 70 डेसिबल, बातचीत 60 डेसिबल, रेफ्रिजरेशन 50 डेसिबल, बारिश 40 डेसिबल, पत्तियों की सरसराहट 30 डेसिबल, फुसफुसाहट 20 डेसिबल, सांस 10 डेसिबल। अब यहाँ से देखिए अपशिष्ट ठोस तरल बायोमेडिकल जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन शुरू होंगे। बेस सॉलिड लिक्विड बायोमेडिकल हजार्ड इलेक्ट्रॉनिक, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।